हाय वेलकम बैक। अभी हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी उत्साह कोर्स के अंदर क्लास 12th के सिलेबस को कवर करते हुए। तो अभी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5A में कॉन्टिन्यूटी कंप्लीट कर लिया है और आज बारी है डिफरेंशियबिलिटी की। एंड इसी लेक्चर में आज हम आगे देखेंगे डिफ्रेंशिएशन करने के कुछ बेसिक रूल्स। इनफैक्ट उसे रिकॉल करेंगे जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था। तो लेट्स स्टार्ट। तो किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल तब कहा जाता है किसी गिवन पॉइंट x इक्वल्स टू a लेट अस से उस पे अगर हमारे पास ये दो लिमिट बराबर हों। ये लेफ्ट हैंड में जो आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेट मी राइट इट इज LHD दैट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये है राइट हैंड डेरिवेटिव दैट इज RHD। अब ये क्या कह रहा है इसको समझते हैं। इधर जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आपको दिख रहा है ये रेशियो है fa माइनस h माइनस fa और निगेटिव h का जब h अप्रोचेज 0 है। एंड सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए fa प्लस h माइनस fa बाई h का रेशियो है व्हेन h अप्रोचेज 0। अब आखिर में ये कहना क्या चाहता है इसको हम थोड़ा सा ग्राफिकली समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे कोई फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू fx और हमें इस पॉइंट x इक्वल्स टू a पे ये चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि फंक्शन a पे डिफरेंशिएबल है तो उसके लिए हमें ये कहना होगा कि अगर मैं QP को ज्वाइन करके एक सीकेंट बनाऊं और उसका स्लोप फाइंड करूं एंड सिमिलरली PR को ज्वाइन करके एक सीकेंट बनाऊं और उसका स्लोप फाइंड करूं, दोनों स्लोप्स बराबर होने चाहिए। और ये जो दो रेशियो आपको दिख रहे हैं वो इसी बात को बताते हैं। समझते हैं कैसे। मान लीजिए मैंने QP को ज्वाइन किया लाइक दिस एंड PR को ज्वाइन किया। तो पहले तो ये बताना होगा कि Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ Q का जो कोऑर्डिनेट होना चाहिए आप देख सकते हो कि ये अगर पॉइंट A है, इस पॉइंट पे हमें फंक्शन को डिफरेंशिएबल कहना है और इससे जस्ट पहले हमने h यूनिट का गैप लिया है। तो ये पॉइंट सपोज कि ये पॉइंट B है तो B के कोऑर्डिनेट्स को लिखना होगा हमें a माइनस h कॉमा 0, यानी कि लाइन x इक्वल्स टू a माइनस h होगी और Q का जो कोऑर्डिनेट होगा वो लिखा सकता है क्या a माइनस h जिसका x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट होगा f ऑफ a माइनस h। इन द सिमिलर मैनर हम a से थोड़ा सा आगे बढ़ें h यूनिट के गैप पे तो फिर से ये लाइन मिलेगी r के थ्रू परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस, वो मिलेगी x इक्वल्स टू a प्लस h और यहाँ से हम r के कोऑर्डिनेट्स को लिख सकते हैं a प्लस h कॉमा f ऑफ a माइनस h। सिमिलरली अगर मैं p के कोऑर्डिनेट को ढूंढना चाहूँ सो व्हाट वी गेट इज a कॉमा f a। तो अगर मैं QP का स्लोप ढूंढना चाहूँ लाइक दिस m स्लोप PQ तो हमें लिखना होगा क्या डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स। तो आप डिफरेंट y कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकते हैं f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए एंड डिवाइडेड बाय a माइनस h माइनस a एंड सो यू गेट f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय नेगेटिव h। इन द सिमिलर मैनर अगर मैं स्लोप ऑफ PR ढूंढना चाहूँ सो फिर से मैं लिख सकता हूँ f a प्लस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय h। अब ये बात आती है कि यहाँ पे लिमिट कैसे इंट्रोड्यूस हो गया। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ जो Q एंड R जो पोजिशन हैं इस कर्व के ऊपर ये P से h यूनिट के डिस्टेंस पे हैं, पीछे एंड आगे रिस्पेक्टिवली। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम ऐसे पॉइंट्स को यहाँ पे कंसीडर करें इस फंक्शन को P पे डिफरेंशिएबल होने के लिए, पॉइंट P पे डिफरेंशिएबल होने के लिए ये जो P के बिल्कुल क्लोजली नेबरहुड में हो। तो क्लोजली नेबरहुड को बताने के लिए हमें करना क्या होगा कि Q एग्जैक्टली जस्ट P के बगल में हो एंड R भी एग्जैक्टली जस्ट P के बगल में हो। इन द सेंस कि अगर मैं Q को कहता हूँ कि Q अप्रोचेज टुवर्ड्स P इट सिंपली मीन्स दैट h approaches 0 from the left hand side. Again अगर मैं कहूँ कि r approaches p it means h approaches 0 and again we are going from the right hand side. और इसी बात को बताने के लिए यहाँ पे लिमिट को इंट्रोड्यूस किया गया है।
इससे होगा क्या कि अभी जैसे आपको क्यू पी एंड पी आर जो दो सीकेंस हैं उनके स्लोप्स डिफरेंट दिख रहे थे, लिमिट को अप्रोच करते ही ये दोनों स्लोप्स बराबर हो जाएंगे अगर ये फंक्शन पॉइंट पी पे डिफरेंशिएबल होना चाहता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इन सारे ड्रामे के पीछे बस एक ही लाइन काफ़ी है बताने के लिए कि हम पी पे केवल एक यूनिक टेंजेंट देखना चाहते हैं। तो अगर ये पी क्यू का स्लोप और पी आर का स्लोप बराबर हो जाएगा तो ऑफ कोर्स ये एक स्ट्रेट लाइन में तीनों पॉइंट्स स्थित हो जाएंगे क्यू पी एंड आर, और उस पॉइंट पी पे एक टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। तो सिंपल शब्दों में ये बोलूं कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा किसी पॉइंट पे अगर उस पॉइंट पे उस फंक्शन के पास एक यूनिक टेंजेंट है। तो किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन के पास दो टेंजेंट होंगे तो उस स्थिति में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं कहलाएगा। आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। तो अब जरा ये समझ लेते हैं कि आखिर में कौन कौन सी स्थितियां हो सकती हैं जिसमें फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए। तो पहली स्थिति तो आपको सीधे पता चल रही कि ये दोनों बराबर नहीं होगा तो नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन क्या हम हर बार ये चेक ही करेंगे? कुछ ऐसे केसेस भी तो हो सकते हैं जिनमें हम बिना किसी LHD और ISD को फाइंड किए हुए फंक्शन को सीधे बता सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है। लेट्स सी देम। तो ये तीन केसेस आपको दिख रहे हैं जिसमें हम फंक्शन को नॉन डिफरेंशिएबल कहेंगे। लेट्स सी व्हाट आर दे। पहला, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए। किसी गिवन पॉइंट पे अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो जैसे कि ये दूसरा वाला ग्राफ आपको दिख रहा है कि एक्स इक्वल्स टू ए पे ये डिसकंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूअस क्यों है इसके लिए आप पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं, और इस वजह से ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इफ LHD इज इक्वल टू RHD, जो कि हमारा केस अभी हमने देखा था। और ग्राफ शुड नॉट हैव एनी कॉर्नर पॉइंट। ऑफ कोर्स अगर LHD इज इक्वल टू RHD होगा इसका सीधा सा मतलब है कि ग्राफ जिस पॉइंट पे आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, वहाँ कॉर्नर नहीं होना चाहिए। कॉर्नर जब होगा तो उस केस में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं कहा जाएगा। जैसे कि ये वाला ग्राफ आपको दिख रहा है फर्स्ट वाला, इसमें इस पॉइंट पे आपको कॉर्नर दिख रहा है x इक्वल्स टू a पे, एंड सो इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट गिवन पॉइंट। अ कर्व हैविंग वर्टिकल टेंजेंट एट x इक्वल्स टू a इज ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएबल। अगर वर्टिकल टेंजेंट हो जाए तो उस केस में भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं कहलाएगा। ऐसा आपको सेंस लग रहा होगा कि ऐसा क्यों हो पा रहा है, बिकॉज जो डिफरेंशिएबिलिटी है उसमें स्लोप का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, और अगर वर्टिकल टेंजेंट की बात की जा रही है यानी कि जो लाइन होगा उसका स्लोप इन्फिनिटी होगा, एंड इस वजह से वो ऑफ कोर्स नॉट डिफाइंड है स्लोप, तो डिफरेंशिएबल होने का फिर सवाल ही नहीं उठता है। तो ये तीन पॉइंट्स हैं जिस स्थिति में फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है। ग्राफिकली भी आप चेक कर सकते हो, और बाकी आपको एल्जेब्रिकली अगर चेक करना है तो जो LHD इज इक्वल टू RHD का इक्वेशन है वो आपको इक्वल लाना होगा, तभी जाके डिफरेंशिएबल कहा जाएगा। अब इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो कहा गया फाइंड द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी फॉर द फंक्शन। सबसे पहले इसका एक रिगरस प्रूफ देखते हैं कि हम इसको रीडिफाइन करेंगे फंक्शन को, एंड देन उसके बाद देखेंगे कि किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होने का चांस है, और फिर वहाँ पे उसको चेक भी करेंगे। तो आपको पता है कि mod x का डेफिनेशन क्या होता है कि it is x when x is positive, it is negative x when x is negative, and it is 0 when x is 0। उसी आधार पे अगर इस फंक्शन को मैं रीडिफाइन करूँ, सो आई कैन राइट f(x) which is x minus 1 का mod, and that can be written in piecewise form which is what negative of x minus 1 कब, जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी, 0 जब x की वैल्यू एग्जैक्टली 1 होगी, एंड x माइनस 1 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। आप इस इक्वल टू वाले केस को किसी के साथ भी कंसिडर कर सकते थे, बट एनीवे अब हमें क्या करना होगा अगर डिफरेंशिएबल चेक करना है तो ऑफ कोर्स वी हैव टू फाइंड द LHD एंड RHD, क्योंकि हम रिग्रेस प्रूफ देख रहे हैं। तो लेट्स फाइंड द LHD। लेकिन अब बात आती है कि LHD किस पॉइंट पे। आप देखिए नॉन डिफरेंशिएबिलिटी किस पॉइंट पे चेक करना चाहते हैं आप, तो यहाँ सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि वो डाउटफुल पॉइंट कौन सा है जिस पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी चाहिए। अब यहाँ पे x के पहले नेगेटिव ऑफ x माइनस 1 है,
तो ये तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए क्योंकि डिसकंटिन्यूटी वगैरह का कोई चांस ही नहीं है, मतलब ये x लेस देन 1 के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक लीनियर फंक्शन है। एंड बाय द वे ये सारे लिस्ट हैं जिनमें आप ये देख सकते हो कि कौन कौन से फंक्शन अपने डोमेन में सीधे डिफरेंशिएबल होते हैं। तो हमें केवल डाउटफुल पॉइंट यहाँ मिलता है 1, जिस पे फंक्शन अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है। तो हम इस 1 पे ही चेक करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो LHD हम कहाँ चेक करना चाहते हैं? 1 पे। इसका मतलब जो फॉर्मूला अभी आपने देखा था उस फॉर्मूले में a की वैल्यू 1 लिखी जाएगी। तो हम लिखेंगे क्या? लिमिट h अप्रोचेस 0 f1 माइनस h माइनस f1 डिवाइडेड बाय नेगेटिव h। अब इस फंक्शन के आधार पे इन सब चीज़ों को रखना होगा, रखते हैं। f1 माइनस h का मतलब है हमें फंक्शन के उस हिस्से में जाना पड़ेगा जहाँ पे जो वैल्यू 1 से छोटी है, और उसमें हम 1 माइनस h रखेंगे, बिकॉज 1 में से कोई चीज़ आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इट विल बी डेफिनेटली लेसर देन 1। तो 1 से छोटे हिस्से के लिए हमें फंक्शन के इस पार्ट को कंसिडर करना पड़ेगा, और इसमें की जगह क्या रखना चाहिए? 1 माइनस h। सो लेट्स पुट इट। तो लिमिट h अप्रोचेस 0, यहाँ क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ 1 माइनस h माइनस 1 एंड माइनस f1 की वैल्यू क्या है? इट इज़ ऑलरेडी 0 एंड डिवाइडेड बाय नेगेटिव ऑफ h। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और फिर फर्दर लिमिट इवेलुएट कर लेंगे। सो ऑफ कोर्स व्हाट वी गेट, 1 एंड 1 गेट कैंसल्ड, और ऊपर बच जाएगा आपका पॉजिटिव h और नीचे बच जाएगा नेगेटिव h, और ये आंसर आ जाएगा नेगेटिव 1। अब उसी तरीके से फाइंड करते हैं RHD, और अब आपको बिल्कुल पता चल रहा होगा हमें करना क्या चाहिए। यू नो दैट इट इज f1 प्लस h माइनस f1 डिवाइड बाई h, और यहाँ पे हमें लिखना होगा लिमिट h अप्रोचेस 0, एंड देन अब हमें फंक्शन के उस हिस्से में जाना है जहाँ x 1 से बड़ा है। दैट मीन्स वी हैव टू चूज दिस वन, और वहाँ हमें सीधे 1 प्लस h को बिठा देना है, और इसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा एंड व्हाट यू गेट इज 1। तो आपने देखा कि LHD नॉट इक्वल टू RHD। सो इफ LHD नॉट इक्वल टू RHD, इसका मतलब नॉट डिफरेंशिएबल वेयर एट x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ हमने फंक्शन को रीडिफाइन करके, मतलब पीस वाइज रीडिफाइन करके इसको रिग्रेसली प्रूव किया, और हमने दिखाया कि नॉन डिफरेंशिएबल है। क्या हम इस क्वेश्चन को एक और दूसरे तरीके से कर सकते हैं, मतलब बिना रीडिफाइन किए हुए? तो उसको ट्राई करते हैं, और लेट मी कॉल इट शॉर्टर वे। छोटा सा तरीका है इसका करने का। आपको करना क्या होगा? बिल्कुल सिंपल है। अगर आप LHD फाइंड करना चाहोगे, सो व्हाट यू हैव टू डू इज लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f1 बाय नेगेटिव h। तो यहाँ पे हम f1 माइनस h का मतलब इसमें सीधे 1 माइनस h रख देते हैं मॉड के साइन के साथ। सो 1 माइनस h माइनस 1, एंड इसकी वैल्यू तो 0 है, और यहाँ नेगेटिव h। अब इस मॉड के अंदर का सारा कुछ जब इवेलुएट कर लिया जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव ऑफ h का मॉड तो मिल जाएगा, वो बाहर आगे पॉजिटिव ऑफ h में मॉड को हटाने के बाद, और जिससे आपको यहाँ मिलेगा h ओवर नेगेटिव h, और आंसर फिर मिलेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए नेगेटिव 1। ठीक है, RHD भी आप उसी तरीके से फाइंड कीजिएगा। सो व्हाट यू गेट इज लिमिट h अप्रोचेस 0 एंड दिस इज 1 प्लस h माइनस 1 एंड माइनस 0 डिवाइड बाई h, और यहाँ से भी स्थिति मिलेगी सिमिलरली जो हमने यहाँ पे फाइंड किया था RHD के लिए। तो हमने देखा यहाँ से भी वही स्थिति आ रही है। तो ये शॉर्टर तरीका है बिना इस फंक्शन को रीडिफाइन किए हुए पीस वाइज। अब इसका ज़रा ग्राफिकल सेंस समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आपको 3 स्थिति बताई गई थी फंक्शन को नॉन डिफरेंशिएबल होने के लिए। या तो फंक्शन के ग्राफ में ब्रेक हो, यानी कि वो डिसकंटिन्यूअस हो जिस पॉइंट पे आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहते हो, या तो फंक्शन के ग्राफ में वर्टिकल टेंजेंट हो जिस पॉइंट पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, या फिर उस पॉइंट पे कॉर्नर पॉइंट हो। तो यहाँ आप जब मॉड x माइनस 1 के ग्राफ को आप देखोगे तो यू विल ऑब्जर्व कि x इक्वल्स टू 1 जिस पॉइंट पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहते हैं वहाँ पर फंक्शन के ग्राफ में कॉर्नर है,
और उसी कॉर्नर की वजह से फंक्शन वहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल कहा जा रहा है। आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। लेट्स मूव अहेड। अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया कि एक फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो वो नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा उस पॉइंट पे। तो अगर कोई फंक्शन पहले से डिफरेंशिएबल है तो उसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में हम क्या कह सकते हैं? सो दिस थ्योरम टेल्स द थिंग। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा उस पॉइंट पे। इसका मतलब अगर डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में आपको पता है किसी फंक्शन के लिए तो आपको कॉन्टिन्यूटी अलग से चेक नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इसका प्रमाण क्या है? लेट्स ट्राई टू कन्विंस आवरसेल्फ मैथमेटिकली कि ये बात वाकई में सत्य है। तो सबसे पहले किसी फंक्शन को अगर कॉन्टिन्यूअस होना है किसी गिवन पॉइंट ए पे, इसका मतलब हमें अंत में ये साबित करना है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस एफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ए। अगर ये हमने साबित कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा? जो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन क्या है? कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है गिवन पॉइंट पे। अब यहाँ पे एक छोटा सा रिकॉल जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट ए पे डिफरेंशिएबल है तो हमें लिखना होता है एफ डैश ए विच इज लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। उम्मीद है आपने इसको 11th क्लास में पढ़ा होगा कि फंक्शन के डेरिवेटिव को किसी पॉइंट पे अगर लिखना होगा लिमिट के फॉर्म में तो वी कैन राइट लाइक दिस। एक दूसरा वर्जन है इसका जिसमें h इंट्रोड्यूस होता है, तो वो भी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो लिमिट h अप्रोचेस 0 f a प्लस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय h। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये चीज़ गिवन है कि डिफरेंशिएबल है। दैट मीन्स वी कैन राइट दिस थिंग सेफली। तो दिस थिंग इज गिवन और अब हमें ये लाना है। तो इन दोनों को ऑब्जर्व करते हुए हम ये तो लिख सकते हैं, वी कैन राइट एफ एक्स माइनस एफ ए इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए टाइम्स एक्स माइनस ए। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? बिकॉज हमें ये एक फ्रैक्शन चाहिए जिसको मैं लिमिट दे सकूं और उसको मैं एफ डैश ए लिख सकूं, और उसके लिए हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमें एफ एक्स माइनस एफ ए चाहिए ताकि मैं इसमें लिमिट ले सकूं और फिर एफ ए को राइट हैंड साइड फेंक सकूं। अब इसमें होगा क्या? अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे बोथ हैंड साइड, सो व्हाट वी गेट लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ एक्स माइनस एफ ए, राइट हैंड साइड में आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। और लिमिट चूँकि हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सो वी कैन राइट हियर लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एक्स माइनस ए। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के पीछे रीज़न क्या था? अब देखिए जो ये वाला लिमिट है ये 0/0 का फॉर्म है, बिकॉज एज सुन एज यू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एज ए यू विल गेट द न्यूमरेटर 0 एज वेल एज द डिनोमिनेटर 0। पर 0/0 फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई मेथड नहीं है, बिकॉज फंक्शन हमारे पास नोन नहीं है। तो इस पूरी वैल्यू को हम एफ डैश ए लिख सकते हैं बिकॉज वी नो दैट दिस इज दैट, और इधर तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ एक्स माइनस एफ ए, और ये तो लिख देंगे हम एफ डैश ए, और इधर हो जाएगा 0 बिकॉज there is nothing here to disturb us because it is neither any indeterminate form or nor it is going to be undefined. So we can safely substitute x equals to a there, so there will be 0, और इससे ये 0 हो जाएगा और फिर ये लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो लिमिट x अप्रोचेस a एफ एक्स, और ये तो कांस्टेंट है, एफ ए ऑफ कोर्स एक कांस्टेंट होगा, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू लिमिट x अप्रोचेस a पे कांस्टेंट ही रहेगी। इस साइड 0 हो चुका होगा, and so we finally get what we were looking for as limit x approaches f x as f a। और इसलिए ये फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट x इक्वल्स टू a पे तो वो कॉन्टीन्यूअस भी होगा उस पॉइंट पे। इज़ अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूफ। इसमें केवल एक ट्रिक अप्लाई किया गया है, इस चीज़ को
कंसिडर करते हुए। लेट्स मूव अहेड। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला देखा है कि एफ डैश ए को हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट के फॉर्म में। अगर मैं उसी फॉर्मूले को जनरलाइज करना चाहूँ, यानी कि एक डेरिवेटिव फंक्शन ढूंढना चाहूँ, सो व्हाट वी गेट हियर इज लिमिट h approaches 0 f x plus h minus f x डिवाइडेड बाय h, और यही होता है डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई द पावर x। तो इसका डेरिवेटिव हम इस तरीके से फाइंड करना चाहते हैं। इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, लिमिट x अप्रोचेस 0 पर ई द पावर x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू होती है 1। तो ई द पावर x माइनस 1 बाई एक्स का फॉर्मेट यहाँ पे कहीं ना कहीं से ला दें तो हम उसको 1 लिख सकते हैं और हमारा काम बन सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम सारा ऑपरेशन यहाँ पे करने वाले हैं। लेट्स डू दैट। इस लिमिट h अप्रोचेस 0 एफ एक्स प्लस एच का मतलब हो गया ई द पावर x प्लस एच माइनस ई द पावर x एंड डिवाइडेड बाय h। अब यहाँ आगे क्या कीजिएगा, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से यहाँ लिख सकते हैं ई द पावर x टाइम्स ई द पावर h माइनस ई द पावर x। फिर इन दोनों में से न्यूमरेटर में से कॉमन आ सकता है ई द पावर x। अब बच जाएगा ई द पावर h माइनस 1 बाय h। यहाँ ध्यान दीजिए कि जो लिमिट है वो h पे काम कर रहा है, मतलब लिमिट h अप्रोचेस 0 है। सो द वेरिएबल इज h। ई द पावर x को हम बाहर ले सकते हैं, या क्योंकि वो लिमिट के इवैल्यूएशन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं लेने वाला, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 ई द पावर h माइनस 1 बाई h, और यहाँ वही फॉर्मेट आ चुका है। दैट मीन्स वी कैन राइट दिस थिंग एज 1 एंड वी गेट दैट द डेरिवेटिव ऑफ ई द पावर x इज ई द पावर x। एंड हम डेरिवेटिव को एक अलग सिंबल से भी डिनोट करते हैं, दैट इज डी बाई डी एक्स। सो डी बाई डी एक्स ई द पावर x इज ई द पावर x। यहाँ डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर की तरह काम करता है, ये जिस भी फंक्शन पे ऑपरेट होगा उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देगा। कुछ और चीज़ों को रिकॉल करते हैं जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था। तो इनमें हम देखेंगे सम इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स, जिसमें सबसे पहला है पावर रूल। पावर रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास डेरिवेटिव फाइंड करना हो x टू द पावर n, और n कैन बी एनी नंबर, तो वो हो जाता है n x टू द पावर n माइनस 1। इसका प्रूफ आपने 11th क्लास में किया होगा, मैं प्रूफ में नहीं जाता हूँ। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 50, so you have to write what? 50x to the power 49. You have to bring the power down and you have to reduce the previous power by 1. उसी तरीके से अगर मैं इसको किसी भी नंबर के लिए यूज़ करना चाहूँ, that is x to the power 1/2, so let us write root x। तो इसका मतलब है कि आप इसको कहना चाहते हो कि x का पावर हाफ है, तो ये हो जाएगा पहले 1/2 बाहर मीन्स उतर जाएगा, एंड एक पावर कम हो जाएगा, तो हाफ में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा नेगेटिव हाफ। और इसको अगर फैंसी तरीके से लिखना चाहें सो वी कैन राइट 1/2 रूट एक्स। तो आपको याद रखना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। इन अ सिमिलर वे इफ आई वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 1/x, आई कैन ऑल्सो डू दैट बाय जस्ट राइटिंग दिस 1/x इन अ डिफरेंट फॉर्म सो दैट आई कैन सी द पावर ऑन दैट। सो x टू द पावर -1, पावर की वैल्यू -1 है, आई मीन n की वैल्यू -1 है, -1 बाहर आएगा, x का पावर 1 कम हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं -1/x²। तो ये पावर रूल बहुत सिंपल है, आपको ये पता भी है, एंड भले ही नाम ना पता हो लेकिन आपने डेरिवेटिव्स इस पे बहुत सारे किए होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने हैं उनके डेरिवेटिव्स मैंने यहाँ लिस्ट कर दिए हैं, अगर आप चाहते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आपके पास होगा ही स्मृति में भी और आपके नोटबुक में भी। बढ़ते हैं आगे। अब ये 2 पॉपुलर रूल है जो कि रिकॉल कर लेते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा, दैट इज़ प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास 2 अलग अलग फंक्शन हैं, मान लेते हैं एक फंक्शन है u जिसको मैं लिखता हूँ मान लीजिए f(x), और दूसरा फंक्शन है v जिसको सपोज कीजिए मैं लिखा gx, एंड हम फाइंड करना चाहते हैं डेरिवेटिव इनके प्रोडक्ट का। तो ये कहता है कि u को आप रखिए
और v को डिफ्रेंशिएट कीजिए, देन v को रखिए एंड u को डिफ्रेंशिएट कीजिए। इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, इन शॉर्ट u v प्राइम इज जस्ट u v प्राइम प्लस v u प्राइम। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x टाइम्स साइन x, तो आप क्या करोगे, x को रखोगे, फिर साइन x को डिफ्रेंशिएट करोगे, फिर साइन x को रखोगे एंड देन x को डिफ्रेंशिएट करोगे, एंड व्हाट यू गेट इज साइन x का डेरिवेटिव यहाँ पे हो जाएगा कोसाइन x, फिर साइन x को आप छोड़ दोगे एंड x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 एंड दैट इज आवर आंसर। उसी तरीके से हमारे पास है क्वोशिएंट टू, फिर से हम u को लेते हैं fx एंड v को लेते हैं gx, एंड अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ u बाई v means the quotient of uv, so what you have to write v square डिनोमिनेटर में, फिर v को छोड़ देंगे एंड u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस v को छोड़ के u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एंड यू गेट दैट आइडिया कि इनको शॉर्ट में क्या लिखा जाएगा। हमें अगर u v का डेरिवेटिव लिखना हो, सो व्हाट यू हैव टू राइट इज v स्क्वायर v u प्राइम माइनस यू वी प्राइम। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बाई एक्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना चाहिए, एक लंबी लाइन और नीचे लिख देना चाहिए एक्स स्क्वायर, ताकि हमारा डिनोमिनेटर का काम कंप्लीट हो जाए, एंड देन एक्स टाइम्स, यहाँ मैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स को इंडिकेट करता हूँ, एंड साइन एक्स को छोड़ के डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ये हो जाएगा एक्स कोसाइन एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये क्वोशिएंट रूल आपको ये ध्यान में आ गया होगा। अब है चेन रूल, इसको भी समझ लेते हैं। चेन रूल का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी कॉम्पोजिट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना होता है। सो टू डिफ्रेंशिएट और कॉम्पोजिट फंक्शन, तो यहाँ पर मैंने क्या है, दो फंक्शंस लिए हैं, एक है y इज इक्वल टू एफ ऑफ v और दूसरा जो v है वो है फंक्शन ऑफ x दैट इज gx, यानी कि y हो जाएगा f ऑफ gx अगर मैं इस v को यहाँ रिप्लेस करूँ तो अगर हमें dy बाई dx निकालना होगा तो आप इस एल्जेब्रा को भी समझ सकते हो कि dy बाई dv टाइम्स dv बाई dx dy बाई dx होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि हम y को डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले v के एस्पेक्ट में एंड देन v को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, और ये चेन चलता चला जाएगा अगर हमारे पास एक से अधिक नंबर दो से अधिक नंबर ऑफ फंक्शंस इन्वॉल्व हों तो। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर हम v को नहीं लिखना चाहते हैं। सो डेरिवेटिव ऑफ f जी एक्स इज f प्राइम एट जी एक्स एंड देन डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर मैं इस साइन के अंदर एक्स स्क्वायर डालता हूँ, इस साइन एक्स के अंदर, तो हम एक्स स्क्वायर मिलता है। तो हम क्यों ना हम साइन एक्स की बजाय साइन वी एक फंक्शन कंसिडर करें, तो वाई एक फंक्शन हमने कंसिडर किया एफ ऑफ वी जिसको हमने कहा साइन वी, एंड उसके बाद हम वी को लिख सकते हैं जी एक्स और वो जी एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो फिर हमें फाइंड करना होगा डी वाई बाई डी एक्स, दैट मीन्स वी आर फाइंडिंग डी वाई बाई डी वी फर्स्ट। सो डी वाई बाई डी वी का मतलब साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कोसाइन वी, एंड फिर v का डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स रेस्पेक्ट में 2x बिकॉज v हमारे पास एक्स स्क्वायर है, और इस वजह से cos v टाइम्स 2x हमारा आंसर होना चाहिए। लेकिन v हमारे पास था एक्स स्क्वायर और हम सब कुछ आंसर लिखना चाहते हैं x के फॉर्म में, सो विल राइट cos x स्क्वायर टाइम्स 2x एज द फाइनल आंसर एज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। ये तो बहुत ही लेंदी तरीका हुआ इसको फाइंड करने का। आप डायरेक्टली कर सकते हो, सिंपल आपको ऑब्जर्व करना है कि बाहर वाला फंक्शन क्या है, अंदर वाला फंक्शन क्या है। तो डायरेक्टली करना होगा तो आप कैसे लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव आपको ध्यान देना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि साइन एक्स का डेरिवेटिव, मैं बोल रहा हूँ साइन का डेरिवेटिव। तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, यानी कि साइन समथिंग होगा कॉस दैट समथिंग। तो साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और फिर अंदर जाएंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x एंड दैट्स इट। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, सारे स्टूडेंट्स जो डेरिवेटिव
पढ़ते हैं उनको ये आसानी से समझ में आ जाता है और सभी लोग इसमें पारंगत होते हैं। एक और एग्जांपल मैं करा देता हूँ इसका। सपोज कीजिए हमारे पास कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 10 ln 2x + 3 लाइक दिस, और हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। सो व्हाट वी डू डायरेक्टली, tan का डेरिवेटिव, आपको हमेशा पहले ध्यान देना कि पहले बाहर वाला फंक्शन, तो tan का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर के अंदर वो आएगा जो tan के अंदर यहाँ पे है, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ln 2x + 3। tan का काम खत्म हो जाएगा। अब हम जाएंगे log पे। सो log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/, जो उस log का आर्गूमेंट है, यानी कि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो यहाँ हो जाएगा 1/2x + 3, और फिर 2x + 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो फाइनली हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो जब तक x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं होता, ये चेन चलता चला जाता है, इसलिए हम इसको चेन रूल कहते हैं। कई बार स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं जब हमारे पास कोई एक पावर रूल यूज़ करना पड़े। सपोज कीजिए मैंने कोई एग्जांपल लिया साइन स्क्वायर एंड यहाँ ले लिया e⁻x के अंदर। ऑफ कोर्स यहाँ 3 फंक्शंस हैं, भले आपको 2 ही दिख पा रहे हैं। पहला है पावर, क्योंकि हम साइन e⁻x को किसी ऐसे फंक्शन में सब्स्टिट्यूट किए होंगे तभी वो स्क्वायर ऑफ साइन e⁻x बना होगा। तो पहले हम पावर का काम करेंगे। इनफैक्ट अगर इसको समझ में नहीं आ रहा तो आप पहले इसको ऐसे लिख दो, साइन e⁻x का पावर 2। तो पहले इस 2 को बाहर लेंगे, मीन्स पावर रूल अप्लाई करके इसका काम करेंगे, तो हो जाएगा 2 साइन, और इसका पावर एक रिड्यूस होगा तो बन जाएगा केवल साइन e⁻x। पावर का काम हो गया। अब हम जाएंगे साइन के पास, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और उसके अंदर है e⁻x, एंड देन e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, दैट्स इट। और ये है चेन रूल। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेसन। आज हमने डिफरेंशिएबिलिटी एंड कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन को देखा। अगले लेक्चर में हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन और इनवर्स ट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के बारे में बातें करेंगे। So till then you have to keep doing mathematics with उत्साह. Thank you very much.